नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपके प्रयास और हमारी कोशिशें, दोनों की कोशिशें निरंतर इन लाइव रिसर्च लेक्चर्स को सार्थक बना रही हैं और हम आपके लिए समय समय पर विभिन्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आपकी रुचि को और अग्रसर करते हुए, यानी कि आपकी रुचि को और आगे बढ़ाते हुए यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो तमाम सामग्री मिले जो कई बार आपको शायद किताबों के पन्ने पलटने पर नहीं मिल पाती है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चन की आत्मकथा इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने अभी तक आपके लिए बहुत से लेक्चर्स आयोजित किए हैं और बच्चन साहब के बारे में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की है इन लेक्चर्स के माध्यम से। मित्रों, अपने पिछले लेक्चर के माध्यम से हमने बच्चन की आत्मकथा खंड 2 बसेरे से दूर इस पर विशेष चर्चा की थी। आपको बताना चाहेंगे कि कल हमने जब इस पर चर्चा की थी तो आपसे कहा था कि आगे भी हम एक और सेशन बसेरे से दूर पर आयोजित करेंगे, तो अपने वादे पर हम कायम हैं और आज हम बसेरे से दूर इस पर आगे चर्चा करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। निरंतर ये छात्र छात्राओं के बीच हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और छात्र छात्राओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो आइए मित्रों, डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का स्वागत करते हैं और इन्हीं के माध्यम से बसेरे से दूर इस पर विशेष चर्चा करते हैं। रुचिरा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, कल हमने अपनी चर्चा को इस बात पर विराम दिया था कि कहाँ पर जब बच्चन जी जो हैं वो इलाहाबाद से आते हैं और दोबारा से वो चाहते हैं कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर अपने अधूरे शोध कार्य को, जो छटपटाहट उनके मन में विगत 10 वर्षों से चल रही थी, उसको पूरा करने के लिए तेजी जी के सहयोग और प्रेरणा के कारण वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाते हैं और अपना अधूरा शोध कार्य पूरा करते हैं। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस खंड को, बसेरे से दूर को, और अधिक विस्तृत रूप में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। प्रवास काल में अपना शोध कार्य पूर्ण करते समय बच्चन जी ने वहाँ पर भी अपनी सृजनता को, अपनी क्रियाशीलता को विराम नहीं दिया और उन्होंने वहाँ पर लगभग 200 से अधिक छंदोबद्ध और छंदमुक्त रचनाएं लिखीं और जो इस बात का प्रतीक हैं कि वो भारत को नहीं भूले थे, क्योंकि इन रचनाओं में हमें पूर्व और पश्चिम दोनों का ही मिला जुला रूप, दोनों की ही मिली जुली छटा जो है वो नज़र आती है। उन्होंने स्वयं भी इस विषय में लिखा है, कैम्ब्रिज में बैठकर मैंने जितनी भी कविताएं लिखीं, हर के पीछे एक ठोस घटना है, ठोस जीवनानुभूति है, ठोस पृष्ठभूमि है, ठोस मनोभूमि है और यह बात मेरी सभी कविताओं पर लागू होती है। बच्चन जी का अध्ययन, अध्यापन और चिंतन विस्तृत था, गहन था और ये बात उनकी रचनाओं के माध्यम से पाठक को समय समय पर दृष्टिगत होती रहती है। अपने रचनाओं में उन्होंने केवल अपने ही जीवन के बारे में नहीं, अपने युगबोध के बारे में, परिवेश के बारे में, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो स्थितियां थीं उनके विषय में भी विस्तृत रूप से वर्णन वहाँ का किया है। उन्होंने अपने आप को किसी सीमा में नहीं बांधा। उन्होंने निबंध भी लिखे, कहानियाँ भी लिखीं, कविताएं भी लिखीं, संस्मरण भी लिखे, डायरी भी लिखी और आत्मकथा के 4 खंडों के माध्यम से उन्होंने अपने पाठकों को अपने जीवन से भी अवगत कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने पंत जी के पत्रों का संपादन किया और शेक्सपियर्स के नाटकों का अनुवाद भी किया और इन अनुवादों में बाद में जाकर तेजी जी ने अपने अभिनय से इन्हें और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा मनोरम बनाया। उन्होंने इस विषय में बहुत खुलकर अपने पाठकों से चर्चा की है अपनी रचनाओं के माध्यम से कि वो जो कुछ भी अपने जीवन में जानते थे, समझते थे, उसका उन्होंने निसंकोच, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने उसका चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री ने इस विषय में अपनी अवधारणा देते हुए कहा है कि बसेरे से दूर आदि से अंत तक पड़ गया। आपकी कर्मठ
बौद्धिकता का जो रूप इसमें उजागर हुआ है वह ढीले ढाले स्वप्न विलासी स्वच्छंदतावादी कवियों से आपको बिल्कुल पृथक कर देता है। उत्तरोत्तर सफलता के सोपान पर चढ़ते हुए बच्चन जी निरंतर अपनी प्रगति करते हुए आगे बढ़ते चले गए और जब व्यक्ति एक स्थल से आगे बढ़ता है, एक सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति के रूप में इस समाज में प्रतिष्ठित होता है, तो कभी कभी उसमें स्वाभिमान का आ जाना स्वाभाविक होता है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करूँगी कि बच्चन में अभिमान नहीं था, वो स्वाभिमानी थे और जहाँ कहीं भी उन्हें ये लगा कि उनके स्वाभिमान पर किसी ने चोट की है, वो तुरंत अपना रास्ता वहाँ से बदल लेते थे। और ऐसे में उन्होंने अपने जीवन में आए हुए जिन व्यक्तियों ने उनको कभी भी सहारा दिया, उन्हें सहयोग दिया, उनके जीवन को आगे बढ़ाया, उनको प्रेरणा दी, उन सबको वो कभी भी भूले नहीं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना उन्होंने अपना परम धर्म समझा और इस बात को उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में यत्र तत्र चित्रित भी किया है। बच्चन जी ने अपने छोटे भाई शालिग्राम की भी विशेष रूप से प्रशंसा की है कि किस प्रकार से उन्होंने बच्चन जी को घर गृहस्थी के दायित्वों से मुक्त रखकर विद्या अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और बच्चन जी जो आज बच्चन के नाम से हमारे सामने उपस्थित हैं, उन्हें बच्चन बनाने में शालिग्राम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अपने कवि रूप और कैम्ब्रिज से डिग्री लेने पर उन्हें गर्व था, क्योंकि ये उस समय की बात है जिस समय बहुत कम लोगों बाहर जाकर विद्या का अर्जन करते थे। दूसरा, लोगों के पास इतना धन नहीं होता था कि वो भारत छोड़कर विदेश जाएं, वहाँ रहें और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानें, समझें और उसका अध्ययन करें। बच्चन जी ने अर्थाभाव होने पर भी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उन्होंने धन का अर्जन किया। कुछ लोगों से उन्होंने उधार भी लिया, जिसकी उन्हें थोड़ी बहुत ग्लानि भी हुई, उन्हें संकोच भी हुआ और जैसे ही उनके पास धन आया या जैसे ही वो इंतज़ाम कर पाए, उन्होंने उनका जो ऋण था उसको चुकता भी किया। उन्होंने इस विषय में कहा भी है, चाहे मैं रेडियो में प्रसारण सामग्री की परीक्षा करूं, चाहे विदेश मंत्रालय में राजनयिक संबंधी दस्तावेजों का अनुवाद करूं, चाहे मैं कविता लिखूं, चाहे गद्य, सब में जीवन की शिक्षा दीक्षा के साथ मेरे कैम्ब्रिज का संस्कार भी बोलेगा, झलकेगा और महकेगा। और इस बात का उन्हें गर्व था कि उन्होंने बाहर जाकर ईट्स पर काम किया और अपने शोध कार्य को पूरा किया। अपनी जुझारू व्यक्ति, संकल्पशीलता, लोकप्रियता की प्रशंसा वो करते अघाते नहीं हैं। कहीं कहीं आलोचकों को ये लगता है कि बच्चन जी जो हैं वो आत्म प्रशंसक हो रहे हैं या आत्मश्लाघा है उनके अंदर, पर ऐसा नहीं होता। जब किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हाँ उसने कोई प्रशंसनीय काम किया है, तो वो चाहता है कि समाज उस बात को जाने समझे, क्योंकि वो उसके जीवन की एक उपलब्धि होती है। और बच्चन भी एक सामान्य व्यक्ति थे और वो भी इस प्रवृत्ति से बचे हुए नहीं थे। उन्होंने कवि सम्मेलनों में किस प्रकार से उनकी कविताएं पाठकों को, श्रोताओं को मोहित करती थी, किस प्रकार से जिन कवि सम्मेलनों में वो जाते थे लोग उनको सुनने के लिए आते थे और मधुशाला को गुनगुनाते हुए बाहर निकलते थे, इन सब का बहुत विस्तृत चित्रण जो है अपनी आत्मकथाओं में किया है। बच्चन जी ने इस विषय में ये भी कहा कि केवल उनके पाठक या श्रोता ही नहीं, उनके मित्र और उनके आलोचक भी इनसे इस बात में एक गर्व का अनुभव करते थे कि बच्चन जी में एक जुझारू व्यक्ति हमें दिखाई देता है। वो किसी भी काम में अपने आप को पीछे नहीं देखना चाहते थे। वो निरंतर संघर्ष करते हुए, जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए अपने मार्ग पर आगे प्रशस्त होते जा रहे थे। उन्होंने कहा, झा साहब भी आश्चर्यचकित थे कि 2 वर्षों में इतनी बड़ी आलोचनात्मक थीसिस लिखने के बावजूद मैंने 100 से ऊपर कविताएं कैसे लिखी थीं।
और ये बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये कोई कर्मठ व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है, क्योंकि विदेश में जाकर अपनी भूमि से अलग जाकर परिवार के लोगों से अलग होकर एक अलग सी मानसिकता में अपने शोध कार्य को पूरा करना, अर्थाभाव से जूझना और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को ना जानते हुए भी उसके साथ एक प्रकार का सामंजस्य ज्ञापित करना और उसके साथ ही साथ सृजन भी करते चले जाना, ये बच्चन जैसे व्यक्ति के लिए ही संभव था। पटना कॉलेज और नेपाल आदि में जो कवि सम्मेलन हुए उसका भी उन्होंने विस्तृत विवेचन किया है कि किस प्रकार से वहाँ पर एक बार जब वो कविता पाठ करना प्रारंभ करते थे तो श्रोताओं के बीच में से एक बार फिर इस प्रकार की अनुगूंज जो है वो सर्वत्र सुनाई देती रहती थी। आत्मश्लाघा व्यक्ति जो है वो कभी भी अपनी आलोचना नहीं सुन पाता। वो सुझाव तो ले सकता है, वो दूसरों से सहमति भी मांग सकता है, पर वो अपनी आलोचना जो है वो सुनने से कतराता है। और बच्चन जी भी इसके अपवाद नहीं थे। आलोचकों के द्वारा आलोचना सुनकर वो उग्र हो उठते थे और अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करते थे, उनके सामने रखते थे कि उन्होंने ये कार्य ऐसे क्यों किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के सहकर्मियों द्वारा जब वो वापस आए तो उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में नौकरी मिली और उन्हें लगा कि अब उनका जीवन जो है वो एक सुचारू रूप से चलना प्रारंभ कर देगा। पर वहाँ के सहयोगियों ने उनका उस तरह से सम्मान नहीं किया, उन्हें अपने साथ मिलाया नहीं और सर्वत्र उनकी आलोचना करने लगे कि एक हिंदी का व्यक्ति जो हिंदी में कविताएं लिखता है, हिंदी में रचनाएं लिखता है, ठीक है उसने अंग्रेजी में एमए किया है, पर वो अंग्रेजी का प्राध्यापक कैसे हो सकता है। दूसरा, बच्चन जी अपनी कक्षाओं में अपनी रचनाओं से उद्धरण देते थे और ये बात भी उनके जो सहकर्मी थे उनको गवारा नहीं थी। इन आलोचनाओं के कारण बच्चन जी इतने क्षुब्ध हो गए कि बाद में आकर उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया कि वो हमेशा के लिए ये नौकरी छोड़ देंगे और इलाहाबाद ही छोड़कर दिल्ली में आ जाएंगे। पंडित नलिन विलोचन शर्मा द्वारा अपनी कविताओं को चिर दमित जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति मानने के कारण और गुदगुदाने वाली, सहलाने वाली बताने के कारण तथा आरती और अंगारे की समालोचना लिखने से इनकार करने के कारण बच्चन जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने नलिन जी का एक रेखा चित्रात्मक चित्र जो है वो अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। और केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने नलिन जी द्वारा जिस वाद का, नकेन वाद का प्रवर्तन किया गया था उसकी भी उन्होंने आलोचना की। उनका रेखाचित्र प्रस्तुत करते हुए बच्चन जी ने लिखा है, बड़ा सा सिर, बाहर निकलती सी बड़ी बड़ी आँखें और उन पर मोटे फ्रेम का, मोटे मोटे लेंस का चश्मा, देव सी काया, फूली फैली, ढोल शुंडहीन लंबोदर की साकार मूर्ति। इस प्रकार वो अपने आलोचकों का व्यंग करने से भी कतराते नहीं हैं। आत्मकथा के पहले 2 खंडों को पढ़कर पाठकों द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी गईं, उन प्रतिक्रियाओं से भी कई बार बच्चन जी क्षुब्ध हो उठते थे। एक आलोचकों ने जब उनको कहा कि आपका एक खंड जो है वो दूसरे खंड से 19 है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि किसी भी रचनाकार के लिए उसके द्वारा जो भी कृति सृजित की जाती है वो उसी प्रकार से उसकी सृजन प्रक्रिया से होकर गुजरती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। और अगर हम किसी भी माँ से पूछें कि उसके 2 बच्चों में से कौन सा बच्चा उसको अधिक प्रिय है तो इस बात का जवाब किसी भी माता के पास नहीं होगा। ठीक उसी तरह बच्चन जी को अपनी सभी रचनाएं उतनी ही प्रिय थीं और किसी एक के विषय में ये कहना कि वो दूसरी से 19 थी, ये उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए लिखा है, जीवन अपनी प्रकृति से ही विषम है। मेरा बल, मेरा गुण यदि मुझ में कुछ है तो जीवन के निकट रहने, जीवन से हिलगे रहने से है। जो खंडों को
विषमता के प्रति अधिक सचेत हैं, उन्हें एक परिचित ग्रामीण कहावत की याद दिलाना चाहता हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पाठकों द्वारा किया गया संकेत कि उन्होंने अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड में अपने कवि रूप को अधिक महत्व दिया है, उसके बारे में अधिक उन्होंने चर्चा की है, और गद्यकार रूप को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया, इस बात का भी उन्होंने उत्तर देते हुए लिखा है। अपने कवि व्यक्तित्व से अपनी अधिक निकटता अनुभव करने की बात शायद मेरे लिए गलत नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके भावलोक के इर्द गिर्द ही अधिक सघन और सच्चा होता है, इससे शायद ही कोई इनकार कर सके। इसी प्रकार बच्चन जी अपने अभिन्न मित्र द्वारा फैलाए गए जो लोकापवाद था कि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने के पश्चात वहाँ किसी मुस्लिम महिला के साथ उनके रागात्मक संबंध हैं, वो तेजी जी के साथ विवाह विच्छेद करना चाहते हैं और उस महिला के साथ विवाह करना चाहते हैं, और जिस कारण तेजी जी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा, इस बात की जब बच्चन जी को पता चलता है तो वो शुद्ध हो उठते हैं और तेजी जी को आश्वासन देते हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात उनके जीवन में घटित नहीं हुई है और ना ही होगी। इसी प्रकार उन्होंने एक प्रकाशक द्वारा तेजी जी से अभद्र व्यवहार करने पर अपना रोष व्यक्त किया है और अपने मित्र को उन्होंने इस बात के लिए आगाह किया कि वो उनकी अनुपस्थिति में तेजी जी और बच्चों का यथासंभव ध्यान रखें। अपने पीछे गुमनामी धमकी भरे पत्र भेजने वालों की भी उन्होंने निंदा की है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इन सब बातों के कारण उनका पारिवारिक जीवन जो है ना केवल उथल पथल उसमें मच गई, उनका अनुदान जो उनको मिल रहा था उस पर भी रोक लगा दी गई और इसलिए उन्हें घोर आर्थिक जो विपन्नता है उसका उन्हें सामना करना पड़ा। तेजी जी को भारत में और विदेश में बच्चन जी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, जिससे वो अपनी दैनंदिन जो उनकी दिनचर्या है उसका ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। मेरे आने के साथ ही इलाहाबादी कायरों की धमकी भरे बंदे खुदाई, चिट्ठियाँ और अश्लील लांछनों से पूर्ण गुमनामी पत्र गायब हो गए। कहाँ चले गए वे सब गोबरी गुंडे और सीकिया सूरमा जो महीनों से टट्टी की आड़ में खड़े हुए अपनी कलम भांजा करते थे? और कहाँ चले गए वे इलाहाबादी कौवे और गीदड़ जो तेजी के, राजन के और मेरे बारे में कुछ सुनी, कुछ गड़ी अफवाहों और कुछ कुरुचिवश, कुछ ईर्ष्यावश, कुछ अकारण हम पर मड़े आरोपों को शहर की गली सड़कों में, चाय की दुकानों में, पान बीड़ी की दुकान पर और अपनी गपबाजी गोष्ठियों में कुकियाते फिरते थे। विश्वविद्यालय में भी वे निरंतर होने वाली अपनी उपेक्षा से चिंतित थे। विवेच्य खंड में आए अवान्तर पात्रों को कवि ने 3 कोटियों में रखा है। प्रथम कोटि उन पात्रों की है जो उनके बहुत निकट थे, उनके परिवार के थे और उन्होंने एक सीमा तक बच्चन जी को बच्चन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दूसरे में उनके व्यक्तित्व को ऊपर उठाने में उनका बहुत अधिक योगदान था और तृतीय जिनके संपर्क में लेखक आया अवश्य था, किंतु उन्होंने उनको उतना अधिक प्रभावित नहीं किया था। अपने पहले पारिवारिक स्तर के पात्रों में बच्चन जी ने तेजी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और त्याग, सहयोग के बिना वो अपना शोध कार्य पूरा नहीं कर सकते थे। उनकी उक्ति है, तुमने जो साहस दिखाया, सहयोग दिया, उसी से मेरा यज्ञ पूरा हो सका। वो जीवन पर्यंत तेजी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने में संकोच नहीं करते। अपनी अनुपस्थिति में परिवार का, बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना, न केवल ध्यान रखना, विदेश में बैठे बच्चन जी को प्रेरणा देना और अपने पत्रों के माध्यम से
उन बातों को छुपा जाना, जो बातें बच्चन जी को परेशान कर सकती थीं, ये एक पत्नी का दायित्व होता है और इस दायित्व को तेजी जी ने खूबी निभाया था। उन्होंने विस्तृत रूप से शैक्षणिक स्तर पर विदेश में डॉक्टर हफ ने उन्हें जिस तरह से प्रभावित किया, इसका भी खुलकर वर्णन बसेरे से दूर में किया है। उन्होंने कहा, हेन का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। निर्देशक शोधार्थी का औपचारिक संबंध तो हफ ने निभाया ही, निश्चय ही मेरे व्यवहारिक हित को ध्यान में रखकर, पर एक फासला बनाए हुए। उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, पर हेन के प्रति मैं ऋणी हूँ। श्रीमती ईट्स की पति भक्ति और जिस प्रकार से उन्होंने बच्चन जी को सहारा दिया, बच्चन जी को ईट्स के बारे में बताया, बच्चन जी को ईट्स की किताबें उपलब्ध कराईं और उनका शोध कार्य जब वो कर रहे थे तो अपने सुझाव दिए, वो सब सुझाव बच्चन जी को किस प्रकार से महत्वपूर्ण लगे, ना केवल महत्वपूर्ण लगे, उन्होंने किस प्रकार से उनका प्रयोग अपने शोध कार्य में किया, इसकी भी विस्तृत जानकारी उन्होंने अपने पाठकों को दी है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में उन्होंने अपने मित्रों में डॉक्टर अमरनाथ झा का विशेष रूप से अभिवादन किया है और उन्होंने बताया है कि उनका आभिजात्य, विद्वत्तापूर्ण जो उनकी मैत्री थी, संरक्षण था, वो आजीवन बच्चन जी को मिलता रहा और उससे बच्चन जी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। उनके व्यक्तित्व को उभारने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विशेष योगदान रहा है। समय समय पर वो अपनी समस्याओं को लेकर जवाहरलाल नेहरू के पास गए। ना केवल उन्होंने धैर्यपूर्वक बच्चन जी की समस्याओं को सुना, यथासंभव उनको उपादान करने की भी उन्होंने कोशिश की। देखा जाए तो विदेश से आने के बाद विश्वविद्यालय के दमघोटू माहौल से निकालने में, दिल्ली में उनको स्थापित करने में जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान रहा है और शायद इसीलिए अपने जीवन काल में बच्चन परिवार जो है वो नेहरू परिवार के बहुत अधिक निकट रहा। उनकी पत्र मित्र और मधुशाला की अनुवादिका जो इंग्लैंड से लंदन तक बराबर बच्चन जी के साथ रहीं, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना बच्चन जी नहीं भूले हैं। उन्होंने उनको एक नए परिवेश, वहाँ की जीवन पद्धति, दर्शनीय स्थानों से परिचित कराया। जहाँ जहाँ बच्चन जी संकोच का अनुभव करते थे, उन संकोचों से उन्हें मुक्त किया और उन्हें आवश्यकता अनुसार पुस्तकें भी उपलब्ध कराईं जो निश्चित रूप से बच्चन जी के लिए उपयोगी साबित हुईं। उनके मातृवत संरक्षण का स्मरण करते हुए बच्चन जी ने बसेरे से दूर में लिखा है, मुझे याद है सबसे पहले स्टूडेंट्स हॉस्टल के लाउंज में बैठकर उसने मुझे पेन्स, 3 पेन्स, 6 पेन्स आदि के सिक्के दिखाए और भारतीय सिक्कों में उनका मूल्य मुझे समझाया। एक नक्शा भी दिया जिसमें ट्यूब रेलों का एक नक्शा दिया हुआ था, अलग अलग लाइनें थीं, उन लाइनों के उन्होंने मुझे मतलब समझाए, उनका स्टेशन पहचानवाया, बिजली से चलती हुई सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना सिखाया और इस प्रकार से मैं लंदन में बिना किसी असुविधा के घूम सकता था, फिर सकता था और अपना जीवन यापन कर सका। श्री विश्वनाथ दत्त और उनकी पत्नी द्वारा जिस प्रकार की आत्मीयता बच्चन जी को दिखाई गई और उन्हें भारतीय भोजन उपलब्ध कराया, उसके प्रति भी बच्चन जी अपना आभार व्यक्त करते हमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने बताया कि इन दोनों के होते हुए, विश्वनाथ जी और उनकी पत्नी के होते हुए, उन्हें कभी भी अपने परिवार की जो विछोह की स्थिति है या जो उससे अलगाव की जो स्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि उन्हें अपना परिवार वहाँ दिखाई देने लगा। विश्वनाथ जी की प्रेरणा के कारण और सुझाव के कारण ही बच्चन जी कहते हैं कि जब जब उन्हें ऐसा लगा कि वो अपना शोध कार्य अपूर्ण छोड़कर भारत लौट आए, तब तब उन्हें विश्वनाथ जी ने प्रेरणा दी, सुझाव दिया और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि जिस काम के लिए वो इतनी दूर आए हैं, उस काम को बिना किए वापस ना जाएं। रणवीर बाबा के साथ भी उनका एक अलग और आत्मीय और एक भाई सदृश नाता जुड़ गया था।
ये दोनों एक ही डिग में रहे। और केवल ऐसा ही नहीं हुआ, रणवीर जी ने बच्चन जी को किस प्रकार से किफ़ायत से जीवन जिया जाता है, पैसे इकट्ठे करने का सुझाव दिया, और आर्थिक स्थिति से अवगत होने पर रणवीर बाबा ने उनकी फ़ीस भी दी, उन्हें घूमने फिरने के लिए पैसे भी दिए। और जब वो भारत वापस आए तो जो उन्होंने 100 पाउंड बचाए थे वो भी उन्होंने बच्चन जी को दे दिए, जिससे बच्चन जी ने जो घर में उनका राशन पानी खत्म हो रहा था उसे भरवा लिया। अन्य पात्र केवल उल्लेखित हैं, और इसलिए क्योंकि वो बच्चन जी के संपर्क में तो आए, पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो बच्चन जी के व्यक्तित्व पर नहीं पड़ा, और लेखक का उनसे संबंध केवल एक परिचयात्मक संबंध ही बनकर रह गया था। भारत लौटने पर विभिन्न कवि सम्मेलनों में जिन साहित्यकारों से, कवियों से, आलोचकों से, पाठकों से या श्रोताओं से वो मिले, उसका भी विस्तृत अंकन उन्होंने बसेरे से दूर में किया है। इस समय उनकी भेंट पंडित उमाकांत मालवीय, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल, अमृत राय, डॉक्टर ईला चंद्र जोशी, इन सब से हुई, पर इसका उन्होंने केवल उल्लेख मात्र किया है, इतनी विस्तृत चर्चा नहीं की जितनी उन्होंने विदेश में रहते हुए अपने मित्रों की या अपने शोध निर्देशकों की थी। बच्चन जी ने चरित्र निर्माण के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है। पुरुष पात्रों का चित्रण करते समय वो बहुत अधिक सहज और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका चित्रण किया है, किंतु नारी पात्रों का चित्रण करते समय कहीं कहीं उन्होंने अतिरेकी वर्णन भी किया है, जिसमें हम तेजी जी और माजरी का चित्रण जो है उसको रेखांकित करके देख सकते हैं। बाल चरित्रों में अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी इस खंड में केवल अपने पुत्रों अमिताभ और अजिताभ का ही चित्र उकेरा है, पर वो भी प्रसंग के अनुकूल ही उन्होंने उनका चित्रण किया है। सभी पात्र एक विशेष परिस्थिति में जन्म लेते हैं, उनका एक विशेष संबंध लेखक के साथ है, और इसलिए वो उस दुनिया का निर्माण करते हुए हमें नज़र आते हैं जिस दुनिया में बच्चन जी रहते हैं, या जिस दुनिया से बच्चन जी ने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था, और बच्चन जी ने अपना जीवन उसके साथ बिताते हुए अपनी साहित्यिक यात्रा को पूर्ण किया था। किसी भी रचना का आधार या उसकी नींव उसका परिवेश होता है। बसेरे से दूर में भी जो परिवेश है वो हमें खुलकर सामने आता हुआ दिखाई देता है। जो कथा है उसका पूरा का पूरा भवन इस परिवेश के अंकन पर ही निर्भर करता है। व्यक्तित्व उभरता है और निश्चित रूप एक लेता है, और ये बात उस परिवेश के साथ साथ हमें चलती हुई नजर आती है। बसेरे से दूर में बच्चन जी ने परिवेश को बहुत अधिक महत्व दिया है। चरित्र नायक के जीवन को कभी सुखद, कभी दुखद अथवा कभी निराशपूर्ण यह परिवेश बनाता है, और इसका अंकन स्थान स्थान पर जब पाठक देखता है, उसको पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि किस प्रकार से बच्चन जी के व्यक्तित्व को गढ़ने में, बनाने में उस समय के परिवेश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। परिवेश का चित्रण भौतिक और मानसिक दोनों धरातल पर बच्चन जी ने किया है। भौतिक परिवेश के अंतर्गत अगर हम देखें तो सर्वप्रथम उनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश आता है, और ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विवेच्य खंड के प्रथम और तृतीय आयाम में बच्चन जी के परिवार का सर्वाधिक उल्लेख हमें दिखाई देता है। बीच की जो कड़ी है वो विदेश गमन की समय की है, जहाँ पर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वहाँ के शोध निर्देशकों, वहाँ के सहपाठियों, सहयोगियों, वहाँ का वातावरण, वहाँ का चित्रण उन्होंने किया है। अगर हम प्रथम और अंतिम खंड को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें उनके परिवार के बारे में, भारत के उनके सहयोगियों के बारे में अमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। भारत प्रत्यागमन के पश्चात विदेश मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर कार्य करते हुए
जो उनके परिवार ने जिस प्रकार का आर्थिक जो दुराभाव जो है उन्होंने सहन किया, जिस प्रकार की आर्थिक कठिनाइयाँ उन्हें झेली, इस सब का भी वर्णन बसेरे से दूर के इस खंड में हमें मिलता है। प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के स्थायी प्राध्यापक के रूप में एक सुखद और उसके साथ साथ अपवादों से घिरे हुए जीवन को जीते हुए किस प्रकार से बच्चन जी ने अपने कर्मठ स्वरूप को अपने पाठकों के सामने चित्रित किया है, वो कथा के इस खंड में हमें दिखाई देता है। 1952 में मैं अपनी आयु के जिस वर्ष में था, उस समय तेजी के साथ मेरे विवाह के लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। मेरे दोनों लड़के स्वस्थ, सुंदर और होनहार थे। दोनों बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ते थे और उनकी प्रगति में हमें संतोष और गर्व था। रहने को किराए का एक सुंदर खुला बड़ा मकान था। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं पर्याप्त धन अर्जित कर रहा था। किसी हस्तलेखाविद ने मुझे बताया भी था कि धन मेरे पास 3 स्रोतों से आया करेगा। कम से कम इस समय तो यह बात सत्य थी। यूनिवर्सिटी के वेतन से, पुस्तकों की रॉयल्टी से और जब तक पत्र पत्रिकाओं, कवि सम्मेलनों अथवा रेडियो से मिले पारिश्रमिक के रूप से मुझे 3 तरह से आय या वेतन मिल रहा था। हम आराम से रह रहे थे। विवाह के बाद हम पति पत्नी में से किसी को कोई लंबी या बड़ी बीमारी नहीं हुई थी और हम दोनों ने ही कोई ऐसा भावात्मक विपर्य भी ना जाना था जो हम दोनों के बीच किसी प्रकार का संशय या संदेह को जन्म दे सके। बच्चन जी ने इस समय इस बात को स्पष्ट किया है इस भाग में कि वो अपने जीवन के सभी कामों को पूरा कर रहे थे, एक संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपने बसेरे में, अपनी नीड़ में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ संतुष्ट पारिवारिक वैवाहिक जीवन यापन कर रहे थे। इस अंश में उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश को भी स्पष्ट किया है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका परिवार जो है वो जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। उनके बहुत इने गुने छोटे से परिवार था। कुछ लोग शेष रह गए थे जिसमें उनके मामा और भांजे थे। उनका जो मित्र मंडल था वो भी बहुत संकुचित हो चुका था और वो पूरी तरह से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सीमित दायरे में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस विषय में उन्होंने लिखा है इस खंड में, जातिगत नाते रिश्तेदारों से हम कटे थे। निकट के संबंधियों में केवल इने गिने 2 थे, मेरे मामा जी और मेरे भांजे। अपने रहन सहन के ईर्ष्यालु आलोचकों और स्वभाव विवश निंदकों से हम अपरिचित न थे, पर हमारा माँ बाप बेटों का छोटा सा परिवार एक ऐसा सुगठित नीड़ था जिसे ना किसी की अपेक्षा थी, ना किसी से कोई काम। यूनिवर्सिटी के काम से बचे समय में मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ या उनसे के साथ खेलता हूँ, स्वांते सुखाए अध्ययन करता हूँ, यथा प्रेरणा कविताएं लिखता हूँ। ऐसे नियमित और व्यवस्थित जीवन में क्या बुरा है कि मैं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान चाहूँ। स्पष्ट है कि बच्चन जी को अपने जो परिवार जिससे वो 2 साल तक अलग रहे थे उसके साथ अपना जीवन बिताना ज़्यादा सुखद, ज़्यादा अच्छा लगता था बनिस्बत उन आलोचकों से घिरे रहने के जो निरंतर उनकी आलोचना या उनकी निंदा करते रहते थे। प्रवास काल में लेखक ने भारत से भिन्न एक परिवेश पाया था और उस परिवेश का उन्होंने अंकन अपने पाठकों के समक्ष किया है। उन्होंने अपने इस खंड के इस भाग में ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की जो प्रक्रिया है, जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, वो भारत से भिन्न है। किस प्रकार से वहाँ के जो निर्देशक हैं वो किसी एक विषय में पारंगत होते हैं और इसलिए शोधार्थी को उनसे अत्यधिक लाभ होता है। यहाँ भारत में विद्यार्थियों के साथ क्या होता है कि एक कथा निर्देशक होता है और वो उनको सभी विषयों का ज्ञान कराता है।
कवि ने कहा, अपने बीवी बच्चों से बिछड़ने का गम मुझे था ही, पर उसका केवल भावात्मक पक्ष न था। मैं अपनी कच्ची गृहस्थी छोड़कर आया था और मुझे 7 समुंदर पार अकेले पड़े अपने सुकुमार परिवार की सुविधा, सकुशलता और सुरक्षा की चिंता बराबर बनी रहती थी। इसका तनाव मैंने अपने प्रवास में निरंतर अनुभव किया, और केवल उन्होंने अनुभव ही नहीं किया, उस समय जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में भी इस तनाव को, इस मानसिक उद्विग्नता को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कवि ने ये भी बताया कि क्योंकि वहाँ का समाज जो है वो बहुत खुला समाज है, वहाँ पर हमारे यहाँ के शोध निर्देशकों की तरह नहीं है कि हमें बहुत संकोच पूर्वक उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताना पड़ता है, उनसे समय लेकर उनके पास जाना पड़ता है। वहाँ इससे इतर एक बहुत ही खुला वातावरण है, जिसमें शोध निर्देशक एक मित्र के रूप में अपने शोधार्थी से विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ये भी यहाँ पे बताया कि मित्र मंडली के नाम पर या समाज के नाम पर वहाँ पर उनके पास केवल विश्वनाथ दत्त और रणबीर बाबा थे, और इन दोनों के सानिध्य में कभी भी बच्चन जी को ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी माटी की मिट्टी से अलग हैं। बच्चन जी ने इस विषय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, मनोरंजन, दिल बहलाव और खेल कूद के स्थानों, संस्थानों और संस्थाओं के कैम्ब्रिज में कमी नहीं है। कई सिनेमा हाउस हैं, एकाधिक नाचघर हैं, नाट्यशाला शायद एक ही है, खेलने के मैदान हैं, खुले पार्क हैं, तैरने के लिए तालाब है, पेंटिंग और वोटिंग आदि करने के लिए भी स्थान हैं। 100 से ऊपर क्लब हैं, 1-2 नाइट क्लब हैं, इतने ही पब्स होंगे। साल में 1-2 बार लगने वाले ऐसे मेले और ठेले हैं जिन्हें शायद कार्निवाल कहते हैं। इस प्रकार से लेखक ने वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश, वहाँ का परिदृश्य अपने पाठकों के सामने उपस्थित किया है कि किस प्रकार से वहाँ पर भी मनोरंजन के साधन हैं। जैसे हम अपने आप को चिंता मुक्त करने के लिए भारत में नाटक देखने के लिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कवि सम्मेलनों में जाते हैं, वाद विवादों में, परिचर्चाओं में भाग लेते हैं, इसी प्रकार से विदेशों का भी वातावरण हमें दिखाई देता है। लेखक ने इसके अतिरिक्त हेन के परिवार और ईट्स के परिवार के बारे में भी अपने पाठकों को जानकारी दी है। इतिवृत्त के अंतिम आयाम में आकर भारत प्रत्यागमन के पश्चात लेखक ने एक लंबा समय अपने बसेरे से दूर बिताया था। वहाँ की दुरावस्था से वो चिंतित था, पर जब वो भारत आता है तो वो देखता है कि जो सुनी सुनाई बातों से वो चिंतित था, वस्तुत स्थिति उससे अधिक गंभीर थी। तेजी जी के सारे आभूषण बिक चुके थे, निरंतर उनका स्वास्थ्य जो है वो गिर रहा था, खाने के लिए घर में पर्याप्त सामान नहीं था, और इस प्रकार से लेखक जो है वो बहुत अधिक मानसिक तनाव से घिर जाता है और वो अपनी बिखरी हुई गृहस्थी को जोड़ने का उपक्रम करने लगता है। इस बात में इन कटु प्रसंगों को बच्चन जी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पाठकों के साथ साझा किया है, और क्योंकि ये उनका अपना स्वयं का अनुभव था जिसका उन्होंने विस्तृत जानकारी अपने पाठकों को दी थी, इसलिए ये चित्रण जो है वो बहुत सजीव हमारे सामने उपस्थित हुआ है। बसेरे से दूर में लेखक की दृष्टि अपने अध्यापक और शिक्षक के रूप में या शोधार्थी के रूप में केंद्रित रही है, और इसलिए उन्होंने इससे इतर जो परिवेश था या इससे इतर जो उसके परिवार के लोग थे या वो परिवेश या वो परिस्थितियां थीं, उनका उसने बहुत कम अंकन इस खंड में किया है। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पदों को लेकर धांधलियाँ होती हैं, किस प्रकार से विषय का विभाजन होता है, किस प्रकार से समय सारणी बनाई जाती है, और
किस प्रकार से जातीय पक्षपात किया जाता है, इस प्रकार का भी उन्होंने अंकन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ना होने पर भी वो अपना काम जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे थे। अध्ययन अध्यापन का वो अपने विद्यार्थियों में बहुत अधिक लोकप्रिय भी थे, किंतु ये बात उनके सहयोगियों को हजम नहीं होती थी और वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आरोप निकाल लेते थे और चाहते थे कि बच्चन जी जो हैं वो वहाँ से चले जाएं या निरंतर तनाव की स्थिति में रहें। इन सब का बच्चन जी ने न केवल अंकन किया है, उनका प्रभाव जो उनके ऊपर पड़ा उसका भी विस्तृत विवेचन उन्होंने खंड के में किया है। इंग्लैंड जाने पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की शिक्षण प्रणाली, वहाँ की शोध प्रक्रिया और किस प्रकार से वहाँ पे विद्यार्थी जो हैं वो नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, इसका भी अंकन उन्होंने किया है। अपने द्वारा सृजित कविताओं का, उसकी सृजन प्रक्रिया का, उसको सृजन करते समय वो किन मानसिक तनावों से घिरे हुए थे, इन सब का भी उन्होंने खुलकर वर्णन किया है। भारत लौटने पर जब वो आते हैं तो उन्हें लगता है कि जिस भारत को वो छोड़कर गए थे, जिन सहयोगियों को वो छोड़कर गए थे, जिन मित्रों के साथ जो संबंध वो जीवन पर्यंत चाहते थे कि उनका हो, उन सब में अब बदलाव आ चुका होता है। अपने प्रति जो अवमानना थी, उपेक्षा थी, या तेजी जी के प्रति जो परिवार में या उनके मित्रों ने जिस प्रकार की उन्हें मानसिक रूप से उन्हें किस प्रकार से प्रताड़ित किया था, इस बात से बच्चन जी इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो इलाहाबाद जो उनकी जन्मभूमि के साथ साथ उनकी कर्मभूमि भी था, उस बसेरे से अपने आप को दूर करने का निश्चय कर लेते हैं और दिल्ली में आकर वो पहले रेडियो में काम करते हैं और उसके बाद निर्देशालय में उनकी नियुक्ति हो जाती है। डबलिन में जब वो विदेश में होते हैं तब उन्होंने ये इस बात के ऊपर भी चर्चा की है कि किस प्रकार से उन्हें कुछ बातें जो हैं वो पहली बार पता चलती हैं। जैसे डबलिन जाने पर उन्हें इस बात का पता चला कि संसार में सबसे पहली जो बमबारी हुई थी वो डबलिन की धरती नहीं सही थी और वहाँ पर बहुत सारी इमारतों की क्षति उस समय हुई थी। वहाँ पर धर्म प्रेरित जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनका भी उन्होंने खुलकर और ईमानदारी के साथ चित्रण अपनी इस आत्मकथा में किया है। उन्होंने कहा, आयरलैंड का राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः कैथोलिक आंदोलन था। कभी कभी इसी कारण ईट्स के राष्ट्र प्रेम का भी संदेह की दृष्टि से देखा जाना हमें स्वाभाविक लगता है। उनके कतिपय नाटकों को धर्म विरोधी अथवा राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया था और जब वे खेले गए थे तब उन पर धरना भी लगा था। इसके अतिरिक्त उन्होंने उस समय का भी वर्णन किया है जब वो विभिन्न कवि सम्मेलनों में जाते थे, पर वहाँ पर भी उन्होंने ये देखा कि धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, नेताओं के नाम पर किस प्रकार से कवि सम्मेलनों में भी धांधलियाँ होती हैं या पक्षपात होता है। उन्होंने इस बात को चित्रित करते हुए लिखा है, हमारे गुलाम संस्कारी देश में कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि शुद्ध साहित्यिक समारोह में भी यदि राजनीतिक नेता पधार जाएं तो लोगों का सारा ध्यान उन्हीं की ओर खिंच जाता है। प्रबंधक, पत्रकार, फोटोग्राफर, ऐरे गैरे सब उन्हीं के पीछे आगे बाएं दाएं लुलवाने लगते हैं। बच्चन जी धर्म के विरोधी ना होकर भी धर्म में प्रदर्शित जो आडंबर हैं, जो कर्मकांड हैं, उनका विरोध करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में भी श्यामा जी की मृत्यु के पश्चात विभिन्न रीति रिवाजों या कर्मकांडों को ना करने का संकल्प किया था और अपनी रचनाओं के माध्यम से भी वो इन कर्मकांडों का खुलकर विरोध करते हैं। उन्होंने डबलिन में भी जो धर्म प्रदर्शक थे या जो धर्म के विषय में जो प्रवृत्तियां थीं, जो प्रचार प्रसार थे, उनके विषय में भी उन्होंने इस खंड में कहा है। उनकी उक्ति है, मुझे आगाह किया गया था कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटियां बहुत आधुनिक होकर भी ईसाई यूनिवर्सिटियां हैं। उनके हर कॉलेज में चर्च है
और उनके सारे पुराने कॉलेजों की स्थापना धर्म शिक्षा संस्थानों के रूप में हुई थी। उस परंपरा से वे जुड़े नहीं, उनके प्रति सचेत हैं और कहीं ना कहीं उस पर गर्व का भी अनुभव करते हैं। उनकी यूनिवर्सिटियों में भोजन से लेकर पदवी दान तक धार्मिक कर्मकांड के रूप में किया जाता है। यदि मैंने ईट्स द्वारा ईसाइयत की अवहेलना पर बल दिया तो बहुत संभव है मेरी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए या मुझसे उसे संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। बच्चन जी सामान्यतः प्रकृति के बहुत अधिक निकट नहीं रहे, या हम कह सकते हैं कि प्रकृति उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती थी। किंतु जब वो विदेश गए तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें अपनी तरफ इतना अधिक आकर्षित किया कि वो यथास्थान उसकी चर्चा किए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने कहा है, सूर्यास्त हो गया है पर संध्या के नारंगी रंग के बादलों से अभी समुद्रो क्षितिज आलोकित है। पीछे निचली बंजर पहाड़ी पर एक छोटा सा पत्थर का कॉटेज है, खस्ता हालत में। शायद बहुत दिनों से इसमें कोई रहता नहीं। कौन आया होगा कभी एकाकी इस सुनसान में। यहाँ का उदास सौंदर्य चुप निश्चल होकर भी देखा जा सकता है। और यही प्रकृति प्रेम जो उन्हें विदेश से प्राप्त हुआ, जब वो वापस भारत की धरती पर आए तो तेजी जी द्वारा अपनी बागवानी में उगाए गए जो गुलाब के फूल हैं वो भी उन्हें उतने ही मोहित कर लेते हैं। उनके लिए छोटी छोटी जो हमारे लिए महत्वहीन घटनाएं होती हैं वो बच्चन जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं बनकर उपस्थित होती हैं। उन्होंने उन घटनाओं के साथ जिस प्रकार से उनका जीवन संबद्ध रहा, जिस प्रकार से उन घटनाओं ने उन पर प्रभाव डाला, उन सब का विस्तृत वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है और पाठक उससे प्रभावित भी हुए हैं। भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो बच्चन जी की आत्मकथा उनकी भावाभिव्यक्ति का एक सबल माध्यम है। उन्होंने भाषा के माध्यम से अपने भावों को बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से, प्रवाहपूर्ण ढंग से, सहज रूप से अपने पाठकों के सामने रखा है। बच्चन जी को उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी पर सामान्य रूप से अधिकार प्राप्त था। अंग्रेजी भाषा में वो पढ़ाते थे, हिंदी के वो कवि और लेखक थे और उर्दू के में भी उनका समान रूप से दखल था। उन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों और शेक्सपियर के नाटकों का सफल अनुवाद किया था। और हम देखते हैं कि उनकी आत्मकथा में भी हमें इन तीनों भाषाओं के शब्द प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। भाषा विषयक अपने उदार दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने भाषा के नियमों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें भाषा का जो रूप समझ आया, जो उन्हें पसंद आया या उन्हें लगा कि मेरी अभिव्यक्ति के लिए ये रूप ज़्यादा सार्थक होगा, सिद्ध होगा, उन्होंने उसका खुलकर प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए जब वो विदेश जाते समय अपनी चाची से बात करते हैं तो वहाँ पर हमें भाषा का, जन भाषा का एक अच्छा रूप दिखाई देता है। बेटवा तुम तो कुल में होत आई सगरी रीत रस्म रवाज पर हल चलाए दिए हो, अब का समुद्रों को यात्रा करबो। बच्चन जी कहते हैं, चाची हम तो हवाई जहाज से जाबे और सिगरी यात्रा में समुद्र की एको बूंद से भेंट ना हुई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने केवल साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग नहीं किया, उन्होंने जनभाषा को भी उतना ही महत्व अपनी आत्मकथा के इस खंड में दिया है। बच्चन जी की साहित्यिक भाषा भावानुरूप अपने तेवर बदलती हुई हमें दिखाई देती है। चिंतन परक स्थलों पर उनकी भाषा तत्सम शब्द प्रधान हो गई है। सृजन से विश्रांत मन में वे उद्विग्न होने की बात शायद ही कभी सुनाई गई हो। विश्रांत मन संभवतः सृजन से परम शांति को उपलब्ध होता हो, शायद संत सर्जकों का ऐसा अनुभव हो और कालात्मक या सृजनात्मक तनाव केवल उस परम शांति की पूर्व स्थिति वास्तविकता हो तो हो। यही है कि शांति का अनुभव
परिपूर्ण तभी हो सकता है जब उसकी पूर्व पीठिका में किसी तरह का तनाव हो, भले ही वह कलात्मक अथवा कृत्रिम रूप से क्यों ना हो। हमने देखा कि जहाँ जन भाषा जो है वो एक निसंकोच रूप हमारे सामने रखती है बच्चन जी का, वहीं साहित्यिक भाषा में तत्सम के शब्द जो हैं वो अधिक हमें दिखाई देते हैं। मुस्लिम पात्रों का वर्णन करते समय बच्चन जी की भाषा में उर्दू फारसी के शब्द अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। मौलाना आज़ाद का क्या कहना, दिव्य दर्शन थे, तहजीब और तालीम के गड़े पुतले, वहाँ शिनकाफ से दुरुस्त आदान अलकाब तो बरसरत था, पर बवक्त रुखसत उन्होंने फरमा दिया, जो हुक्म कबीर ने कहा है उसी को आखिरी फैसला समझिए। इस प्रकार अगर उनके हिंदू पात्र हैं तो वो हिंदी के शब्द या तत्सम तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और अगर मुस्लिम पात्र हैं तो वो उर्दू फारसी का अधिक प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में वहाँ प्रचलित जो अप्रचलित शब्द हैं उनका भी प्रयोग उन्होंने खुलकर किया है, पर ऐसा करते समय उन्होंने उन शब्दों के जो सरल शब्द हैं या उनके पर्यायवाची हैं उनको कोष्ठक में उन्होंने दिया है। अंग्रेज़ी के अध्यापक होने के कारण अंग्रेज़ी के शब्द जो हैं वो उनकी भाषा में अपना स्थान अपने आप बना लेते हैं। इनमें एडमिशन, कॉन्फ्रेंस, कॉन्वोकेशन, टर्म, रॉयल्टी, पोस्टर, स्क्रिप्ट आदि शब्दों को हम ले सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते समय बच्चन जी ने कहीं देवनागरी में उन्हें लिखा है और कहीं कहीं उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण देने के साथ अंग्रेजी को उसी रूप में उद्धृत किया है। जैसे बेस्ट ड्रेस्ड मैन, इसको उन्होंने कोष्ठक में दिया है सर्वोत्तम वस्त्राभूषित व्यक्ति। मुहावरे और लोकोक्तियाँ बच्चन जी की भाषा में रले मिले हैं और उनकी भाषा से हम उन्हें पृथक नहीं कर सकते। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, खूंटे के बल बछड़ा कूदता है, अफसर की आँख नहीं होती केवल कान होते हैं, या अंग्रेजी कहावतों में फर्स्ट थिंग फर्स्ट या द बेस्ट स्टडी इज सेल्फ स्टडी को लिया जा सकता है। पापड़ बेलना, पिंड छूटना, मिट्टी पार लगाना आदि मुहावरे उनकी भाषा को समृद्ध करते चलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सूक्ति और सुभाषितों से बच्चन जी की भाषा जो है वो अलंकृत रही है। उनकी संपूर्ण रचना में संभवतः कोई भी ऐसा अनुच्छेद हमें दिखाई नहीं देता जहां उन्होंने सूक्तियों का प्रयोग नहीं किया हो। उदाहरण के रूप में आशाएं कितनी बड़ी छलना होती हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास मनुष्य द्वारा मनुष्य को सौंपी सबसे बड़ी धरोहर है। दुनिया में जहाँ चांदी के टुकड़े काम आते हैं वहाँ कोई दूसरी चीज़ काम नहीं आती, या कहीं कहीं पूरा का पूरा वाक्य ही सूक्तिमय हो गया है। जैसे जीवन कभी कभी ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है कि वहाँ से एक ही निर्णय लेना संभव होता है और वह है तुरंत। उन्होंने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और वहाँ की जीवन पद्धति, शोध प्रक्रिया, इन सब का वर्णन करते समय उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है और ये बहुत खुलकर उन्होंने किया है, किंतु इस सब तरह के जो वर्णन हैं वो बहुत अधिक विस्तृत हो गए हैं और मेरी दृष्टि से उन्हें थोड़ा संक्षिप्त होने की ज़रूरत थी। कथाकार ने अपनी सृजन और शोध प्रक्रिया को विचारात्मक शैली में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से वो अपनी रचनाएं करते समय उनके विभिन्न ड्राफ्ट जो हैं वो तैयार करते थे, अपने आलोचकों को दिखाते थे, अपने मित्रों को दिखाते थे और जो उनसे सुझाव मिलते थे उन्हें पेंसिल से एक ड्राफ्ट में नोट करते चलते थे, दोबारा से उन्हें लिखते थे और किस प्रकार से उनकी जो हस्तलिपि है वो बहुत अधिक सुस्पष्ट नहीं होती थी, इसलिए वो अपनी बातों को टाइप कराते थे, दोबारा से अपने मित्रों को देते थे और जब उनके सुझाव आते थे उन पर यथोचित संशोधन करने के बाद वो अपनी कृति को प्रकाशन के लिए भेजते थे। इसी तरह से उन्होंने अपने शोध कार्य को भी पूरा किया था।
बच्चन जी ने अपने पात्रों का सामान्य परिचय ही देकर संतुष्टि नहीं प्राप्त की, उन्होंने उनका विस्तृत विवेचन किया है। उनकी शारीरिक और भाषिक जो उनकी विशेषताएं रही उन पात्रों की, उनके विषय में भी अपने पात्रों को वो पाठकों के सामने लेकर आते हैं और पाठक जो हैं उनका खुलकर चित्रण जो है सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पात्र जो हैं वो पूरी तरह से उनके सामने सजीव रूप में उपस्थित हो गए हों। बच्चन जी ने अपनी स्थापनाओं की पुष्टि के लिए तुलनात्मक शैली का वर्णन किया है और ये शैली वहाँ उन्होंने प्रयुक्त की है जहाँ वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की अध्ययन और अध्यापन शैलियों का या किस प्रकार से शोधार्थी जो है वो अपने शोध निर्देशकों के संपर्क में आते हैं, शोध निर्देशक किस प्रकार से एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, इसका जब उन्होंने भारत के शोध निर्देशकों से तुलना की है उसका उन्होंने तुलनात्मक शैली में विवेचन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चन जी ने अपने आत्मकथा के इस खंड में भी अपने पाठकों को अपने जीवन के उस कालखंड से पूरी तरह से परिचित कराने का जिम्मा लिया जिसमें वो अपने घर से, अपने बसेरे से दूर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ईट्स पर शोध कार्य करने के लिए जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, इलाहाबाद के अपने बसेरे से पुनः वो दूर होने के लिए कृत संकल्प होते हैं और हमेशा के लिए दिल्ली में आकर बस जाते हैं और दिल्ली में उनके घर का नाम सोपान रखते हैं, जहां पर बच्चन जी के साथ उनकी आने वाली जो संतति है जिसमें अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का, जिस तरीके से उन्होंने बसेरे से दूर इस पर हमें व्याख्या दी है, चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को विभिन्न पहलुओं से हम अवगत करा पाए हैं इस लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से। रुचिरा जी, जैसा कि हमने निरंतर बात की किस प्रकार बच्चन साहब ने स्वयं अपने जीवन में तमाम विषमताओं को झेलते हुए तब एक ऐसा परचम हासिल किया जो उनके जाने के बाद भी हम आज जो उनको याद करते हैं। तो अगर हम आम जनजीवन में माने तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो अपनी मुश्किलों से हार जाता है और ये सोचता है कि बस अब जीवन में कुछ नहीं बचा। अगर बच्चन साहब ने भी शायद ऐसा कुछ सोच लिया होता तो शायद आज बच्चन ना होते। बिल्कुल बच्चन ना होते। तो क्या कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य को ये मान लेना चाहिए कि अंतिम छोर कुछ नहीं होता, उसके आगे पार पाने के लिए निरंतर प्रयास और निरंतर कोशिशें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम गिरेंगे ही नहीं तो हम दोबारा से उठकर चलना हमारे लिए संभव नहीं होगा। और शायद पाठकों को बच्चन जी की इन आत्मकथाओं को पढ़कर यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन का शायद दूसरा नाम ही संघर्ष है और इन संघर्षों से अगर व्यक्ति जो है वो घबरा जाएगा, अपने हथियार डाल देगा तो वो उन संघर्षों से पार नहीं पा पाएगा। और बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से हमें इसी बात को रेखांकित किया है, बताया है कि उन्होंने अपनी जो सृजन है, अपनी जो रचनाएं हैं, वो ज़्यादातर उन्होंने घोर मानसिक जो तनाव है उसमें उन्होंने की हैं और वही आज हमारे सामने एक लोकप्रिय शिखर के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि मुश्किल वक्त जो है वो हमें और बनाता है, हमारी सोच को और सुघड़ करता है और प्रगड़ करता है और हम अपने आप को शायद तैयार कर लेते हैं और फिर शायद किसी भी परेशानी को झेल लेना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। यूँ कह लीजिए कि आदत हो जाती है, यूँ कह लीजिए कि वो परेशानियाँ छोटी हो जाती हैं हमारे प्रयासों के आगे। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप भी निरंतर प्रयास करें, निरंतर कोशिशें करें, खूब पढ़ें, जी लगाकर पढ़ें और इसी के लिए हम आपका साथ देने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए इन लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से वो सामग्री पहुँचाएँ जिसके माध्यम से आपके लिए नामुमकिन कुछ भी ना हो, आपके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाए। तो मित्रों, अगर आप अपने कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in और जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर आप इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं बार बार तो आप YouTube के माध्यम से हमें देख सकते हैं। जल्द ही इस लेक्चर को हम आपके लिए YouTube पर अपलोड कर देंगे और अन्य लेक्चर जो डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं उनको भी YouTube पर आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। तो मित्रों, आपसे जल्द मुलाकात होगी और हम आगे बात करेंगे और बच्चन साहब के बारे में डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा के माध्यम से।
तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार।